इस छोटी सी चिड़िया ने मिलियंस में लोगों को मारा था चाइना में। लेकिन खाली कसूर सिर्फ इस चिड़िया का नहीं था, बल्कि चाइना के उस टाइम के रूलर का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो आखिर कैसे इस मासूम सी चिड़िया ने हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर को शुरू किया, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए आपको उस टाइम का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये बात है मिड 90s की, जब माओ जेडोंग चाइना का लीडर था। चाइना में सिविल वॉर को इन्होंने ही जीता था और आते ही इन्होंने लैंडलॉर्ड से जमीनें छीनकर किसानों में बांट दी, तो लोग इन पर भरोसा करने लग गए। माओ जेडोंग का मकसद था कि चाइना को ग्रेट नेशन बनाना किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत का मतलब ये था कि इनको अपने ही लोगों का खून क्यों ना बहाना पड़े, मतलब इतना एक्सट्रीम। 1958 में माओ ने अगले 5 साल का प्लान बताया, जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये एक ऐसा प्लान था जिसने चाइना को आर्म सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट करना था, बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज की तरह। इस प्लान को अचीव किया जाएगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाकर और कम्युनिज्म फैलाकर। माओ समझ रहा था कि चाइना की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है तो सब प्रोसेस को बहुत तेज करना पड़ेगा। काम तो तेज तभी होगा जब चाइना में बैठा हर बंदा काम करे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। तो इसके लिए माओ ने कलेक्टिवाइजेशन को बढ़ावा दिया, मतलब ये कैंपेन शुरू कर दी कि अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है तो सबका काम करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि लोगों को बोलेंगे कि सबने काम करने और वो मान जाएंगे। तो इस चीज को फोर्स करने के लिए माओ ने सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को तबाह कर दिया। जितने भी प्राइवेट बिजनेसेस थे और बिल्डिंग्स थी वो सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। अब लोगों के पास कुछ बचा नहीं तो उनकी लाइफ का कंट्रोल माओ के हाथ में आ गया। इवन बेसिक चीजें भी, जैसे वो रहेंगे कहाँ, काम क्या करेंगे और इवन खाएंगे क्या, उसका आइडिया ये था कि साथ काम करने से आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 1958 में वो एग्रीकल्चर लैंड्स को प्राइवेट ओनर से छीनकर किसानों में बांट देते हैं, लेकिन फिर उन किसानों को फोर्स किया जाता है कि वो उन जमीनों पर काम करें। एग्रीकल्चर की सारी फसलें स्टेट ही हार्वेस्ट करेगी, स्टेट ही कलेक्ट करेगी और उन क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट भी वो खुद ही करेगी। इवन जो किसान उस जमीन पर काम करने लग रहे हैं, उनका शेयर भी स्टेट खुद ही डिसाइड करेगी कि वो कितना देंगे। लोगों में बांटने के बाद जो बाकी बची हुई क्रॉप्स होंगी उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग हो और हर बंदा इस चीज में कंट्रीब्यूशन करेगा। वर्किंग फोर्स में मर्द तो थे ही, साथ औरतें भी थी। और जब फसलों को हार्वेस्ट करने का सीजन आता था तो स्कूल से बच्चों को यहाँ पर लाया जाता था काम करने के लिए। इनके साथ साथ बूढ़ों से भी काम करवाया जाता था। वर्कर्स की लाइफ को स्टेट ने इतना कंट्रोल किया हुआ था कि अगर उन्होंने कहीं माइग्रेट होना है तो वो स्टेट से परमिशन लेंगे, स्टेट अप्रूव करेगा तो वो जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। बाकी ये लोग वर्कर्स को खाना भी लिमिटेड देते थे। यही सेम कॉन्सेप्ट चाइना में सिटीज में भी शुरू था कलेक्टिवाइजेशन का, कि फैक्ट्री वर्कर्स भी काम करेंगे नॉन स्टॉप। इन लोगों को भी खाना स्टेट ही देती थी कॉमन एरिया में, और इन सब की लाइफ को भी स्टेट ने पूरे तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। औरतों को भी इन्होंने काम पर लगाया था और दिन में सिर्फ उनको 45 मिनट अलाउ थे अपनी फैमिली के पास जाने के लिए। अब होता यह है कि माओ फल और सब्जी की प्रोडक्शन को कम कर देता है और गंदम की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, क्योंकि गंदम ऐसी कमोडिटी थी जिसको इंटरनेशनल ट्रेड करके पैसे कमाए जा सकते थे। माओ सिर्फ पैसे देख रहा था, उसने ये नहीं सोचा कि फल और सब्जी की प्रोडक्शन कम होने की वजह से उनके अपने लोगों के लिए खाना ही नहीं बचेगा। इसी वजह से अगले 2 साल खाने की बहुत शॉर्टेज हो गई। लेकिन स्टेट को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने वर्कर्स को भूखा भी रख रहे थे और उनसे काम भी बहुत ज्यादा ले रहे थे। उनको बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था और मारा भी जाता था। काफी लोगों ने इनके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन जो माओ के विजन के सामने खड़ा होता उसको ये लोग मार देते थे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए माओ ने एग्रीकल्चर पर बहुत जोर दिया हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से प्रोडक्शन कुछ खास नहीं थी, क्योंकि क्रॉप्स के लिए जमीन सूटेबल हो या ना हो इन्होंने वहाँ पर उगानी थी और ज्यादातर वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब होता ही है कि माओ रीजन ढूंढने को बोलता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है। तो इनको पता चलता है कि चिड़ियाएं गंदम के दाने खाती हैं तो वो फसलों को डैमेज करती हैं और इसी वजह से गंदम की प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है। अब आगे माओ था, उसने कुछ तो करना था। लोगों में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उसने 4 पेस्ट कैंपेन शुरू कर दी, जिसमें उसने बोला कि ये 4 पेस्ट हमारी इकोनॉमी के दुश्मन है, इनको खत्म कर दो। पहला था रैट्स, जो बीमारियां फैलाते हैं। दूसरा था मक्खी, ये भी बीमारी फैलाती है। तीसरा था मॉस्किटो, जो मलेरिया बीमारी फैलाता है। और चौथा था चिड़ियाएं, जो गंदम को खाती हैं और उसकी प्रोडक्शन को कम करती हैं। माओ ने प्रोपेगेंडा फैलाया, इनकरेज किया कि इन सबको मारो ताकि मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट न हो। सबसे ज्यादा चिड़ियाओं की शामत आई इस कैंपेन में। एक तो वो साइज में बड़ी थी और दूसरा वो हवा में उड़ती थी तो आसानी से नजर आ जाती थी। चिड़ियों को मारने के लिए तो हर बंदे ने पार्ट लिया, क्योंकि ये फसलें खराब कर रही थी। लोग दरख्त हिलाकर चिड़ियों को उड़ाते तो वो उनको बंदूकों से मारते और बच्चे अपनी गुलेलों से। इनके लिए ट्रैप्स भी बनाए गए और उनके तमाम घोंसलों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। पूरे चाइना में यही काम हो रहा था, जिधर चिड़िया दिखती थी उसको मार दिया जाता था। लोगों को तो चिड़ियाएं मारने के लिए मोटिवेट किया जाता था।
जो बंदा ज्यादा चिड़ियाएं मारता था उसको ये लोग गिफ्ट देते थे। तो देखते ही देखते इन्होंने चिड़ियाओं का पूरे मुल्क से सफाया कर दिया और तकरीबन 1 बिलियन चिड़ियाएं मार दी। लेकिन उनकी ये सेलिब्रेशन जल्दी नाइटमेयर में कन्वर्ट होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक कर दी थी। अब नेचर से पंगा लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे। पूरे मुल्क से चिड़ियाएं गायब, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से इंसेक्ट्स को खाने वाला कोई नहीं बचा। तो उस साल लोकस और दूसरे कीड़ों की पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई पूरे चाइना में। अब लोकस तो हमला करते भी क्रॉप्स पर हैं, और जब वो अटैक करते हैं तो वो मिलियंस की तादाद में करते हैं। उस साल इन कीड़ों ने पूरे चाइना की क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया। इन कीड़ों ने सिर्फ एक साल में इतनी गंदुम खाई जितनी चिड़ियाएं अगले 10 साल में नहीं खा सकती थी। अब फसलें बर्बाद हो गई और प्रोडक्शन भी लिमिटेड थी, तो वर्कर्स के लिए खाना ही नहीं बचा और पूरे चाइना में कहत आ गया। सारे खाने की सप्लाई चाइनीज गवर्नमेंट के पास थी, तो लोग डिपेंडेंट थे कि गवर्नमेंट उनको खाना देगी। गवर्नमेंट के पास लोगों को कुछ खिलाने के लिए नहीं था। तो इस दौरान 30 से लेकर 50 मिलियन तक लोग भूख की वजह से मर जाते हैं चाइना के इस कहत में। इनमें लाखों लोगों को तो इन्होंने खुद ही मारा था छोटे क्राइम्स में, जिन्होंने चोरी की थी अपनी फैमिलीज को फीड करने के लिए, या जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोगों की इतनी बुरी हालत थी कि वो कुछ भी खा रहे थे। आपने ये तो सुना होगा कि चाइनीज लोग हर जिंदा चीज को खाते हैं, तो इस हालत में उनको जो जिंदा चीज दिखती थी वो उसको खा लेते थे। कुत्ते, बिल्लियां, सांप, चिमगादड़ वगैरह, आप समझ ही गए होंगे। शहर के लोगों को गांव के लोगों के कंपैरिजन में खाना अच्छा दिया गया था, लेकिन कहत शहरों में भी आया था। बाद में गवर्नमेंट मान जाती है कि ये कहर ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसीज की वजह से आया है। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इस डिजास्टर में 30% रोल नेचर का है और 70% ह्यूमन एरर है। इसके 4 साल बाद 1964 में चाइना की इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू होती है। यही होता है जब चीजों को सही से प्लान ना किया जाए। माओ ने बोला था कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं मैन पावर की मदद से, लेकिन ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक रिमाइंडर है बेकार पॉलिसीज का जो उसने अपने लोगों पर इन्फोर्स की थी। इस इंसिडेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि जितने भी पॉलिसी मेकर और लीडर हैं, पहले तो उनको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, और जो चेंजेस लार्ज स्केल पर करनी है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा सोशली, इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली। चाइना के लीडर माओ ने तो अपने लोगों को पूरे तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। वो किधर रहेंगे, क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे और उनके बच्चे क्या करेंगे, मतलब इंडिविजुअल लाइफ किसी बंदे की थी ही नहीं। चलो ये मिड 90s में होता था, समझ आती है होगा, क्योंकि उस दौर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। लेकिन आज के दौर में भी एक ऐसा मुल्क है जिधर लोगों की जिंदगी को पूरे तरीके से उनके रूलर ने कंट्रोल किया हुआ है। थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया के रूलर किम जोंग यूंग की। नॉर्थ कोरिया को एस्केप करना तो दूर की बात है, अगर किसी बंदे ने दूसरे टाउन भी जाना है तो उसको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा। वो अगर अप्रूव करेंगे तो ये जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। एक नॉर्थ कोरिया की लड़की है यमनी पार्क, ये वहाँ से बड़ी मुश्किल से भाग कर आई थी। उसने किम जोंग यूंग के ऐसे रूल्स के बारे में बताया जो उसने अपने लोगों पर फोर्स किए हुए हैं। आप सुनकर सर पकड़ लेंगे। मैंने उन 8 रूल्स पर ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये जरूर देखना। मिलते हैं फिर नॉर्थ कोरिया में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।